हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के सेशन में एफएसटी का कंप्लीट डिस्कशन और हम लोग लेकर आए हैं बेटा जो हम लोग का एफएसटी हुआ था उसका एक एक करके डिटेल में डिस्कशन। जैसा आपको मालूम है बच्चों, हम लोग एक मिशन पे हैं, वो है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और ये अधिकार आपको दिला के रहना है। बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस, और ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला दिया गया है आपको, एल रो जी होता है फॉर्मूला ब्रेकिंग स्ट्रेस का, एल डी जी कह सकते हैं या एल रो जी। ठीक, उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील वायर या जो भी मटेरियल है स्टील का बना हुआ है, और उसके लिए हमको ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एल, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। डेंसिटी दे रखी है आपको। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ, लेंथ निकालना है। एल इक्वल टू हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ब्रेकिंग स्ट्रेस है 15.8, 10 की पावर आ जाएगी 8, और बच्चों यहाँ पर डी क्या है, डेंसिटी है 7.9, और 10 की पावर आ जाएगी 3, और 10 आ जाएगा हमारा ग्रेविटी। आप इसको सॉल्व करेंगे वो कि यहाँ से तो वैल्यू आए आई अप्रोक्सीमेट, सारा ऐसा ही सिस्टम है। तो 15.8 डिवाइडेड बाई 7.9, और ये 2 आ रहा है, यहां से कट के ये 2 आ रहा है, और आपके पास आ जाएगा 2 के बाद ये पावर 4 बचेगी, तो ये 4 जीरो आ रहे हैं, यानी कि ये मीटर में आएगा, और आपका ऑप्शन जो है वो 20 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला आंसर है जिसमें हम लोगों को 20 किलोमीटर आंसर लगाना है। सही बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 2 पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोएटॉमिक आर्गन, आर्गन गैस दी गई है, और सीबी की वैल्यू आपको उन्होंने दी है, कितनी दी है सीबी की वैल्यू, 0.075 और किलो कैलोरी पर किलोग्राम कैलोरी। मतलब आपको समझना ये है बच्चों कि उन्होंने आपको जो दिया है वो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि हम अगर इसको ये कन्वर्ट कर लें, मतलब ग्राम में 1000 ऊपर 1000 नीचे, तो ये आ जाएगा आपके पास कैलोरी पर ग्राम कैलोरी। तो ये ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मालूम है। आपको बोल रखा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू, कैपिटल सीबी कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2.98 कैलोरी अपॉन मोल केल्विन। बच्चों जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है सी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी will be equal to molecular mass into ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, और आपको यहां पर वैल्यू देखिए दी गई है ग्राम में, और मोलर मास यानी कि मास निकाल देंगे हम लोग। और आज से पूछा क्या गया है, आज से पूछा गया है यहाँ पर कि माप ऑफ आर्डर, और तो हल लिखेगा ना भाई, तो हम मोलर मास निकाला, ये मोलर मास कितना आ रहा है, मोलर मास की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मोलर मास ऑफ आर्गन ये आ जाएगा 39 के अप्रोक्स। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे ना तो 2.98 और डिवाइडेड बाई कर देंगे 0.075, तो 39.73 के आसपास ये ऑप्शन, मतलब ये आ रहा है मोलर मास। आप ध्यान देना है हम लोगों को कि यहां पर मास ऑफ आर्गन एटम कहा गया है, मतलब हमको एटम कम आएगा। आपको पता है कि एक मोल में मतलब बात करते हैं तो इसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मतलब ये एक मोल का मास है, इतने एटम्स, कितने एटम्स होते हैं इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम। अगर हम 1 एटम की बात करने वाले हैं तो
मास ऑफ वन एटम ऑफ आर, अगर तो मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 39.3 डिवाइडेड बाई 6.02 10 की पावर 23। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 6 जा तो 6 के आसपास, 6.6 के आसपास आंसर आ रहा है। तो ये अप्रोक्स हमारा आंसर देखिए ये आ रहा है। मतलब कहने का है जो मोलर मास निकलता है वो मोलर मास हम लोगों का 6 एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6 पॉइंट समथिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि बात कर रहे हैं अगर 1 ग्राम मोल में कितने एटम हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 एटम का आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन सा रहेगा? आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पे आते हैं। वाईवीएसी में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको बोला गया है यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है आई नॉट। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। बच्चों कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा होता है। आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा, आप यहाँ पर आ जाइए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना। अगर हम बात करते हैं तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2। मतलब इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें यहाँ पर तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है एक तरीके से थीटा, तो आपके पास आ जाएगा आई अपॉन आई नॉट। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, मतलब डेल्टा फाइट आ जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाई आ जाएगी वैल्यू आपके पास कितनी 2। समझिए बात। और इन्होंने कितना दिया हुआ है आपको पाथ डिफरेंस, तो अगर हम यहाँ पर फेज डिफरेंस इक्वल टू कर लें 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो हमारे पास 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 8, लैम्डा बाई 8 ये कैंसिल हो गया बेटा, पाई बाई 4 आ गया। फाई डेल्टा पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा। हम लोग जब यहां पर निकालेंगे तो 1 प्लस और कॉस ऑफ पाई बाई 4 और डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाई 2। अब हमें इसको डेसिमल में पूरा लाना, तो हम लोग क्यों ना इसको कर दें अंडर रूट 2 प्लस 1 2 अंडर रूट 1.414 प्लस 1 और 2 इंटू 1.41। अब इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट 2.414 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1.414, तो अप्रोक्सीमेटली 0.85 के आसपास इसका आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बच्चों 4th है और ये आ जाएगा 0.85 के आसपास करेक्ट आंसर। तो देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने तो कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको याद अगर है तो जल्दी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे वेवलेंथ हमारी कितनी गिरती है, और आपको मालूम है कि कट ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस का डब्ल्यू। और दो अगर वेवलेंथ हैं तो क्या कर देंगे, पहला कट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा हमारे पास और दूसरा कट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा हमारे पास, और 12400 कर देंगे अपॉन लैम्डा 1 और 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस का डब्ल्यू और माइनस का तो क्यों ना हम इन दोनों को डिवाइड कर माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, माइनस करेंगे तो ये देखिए माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ई और V1 माइनस V2 और ये वैल्यू आ जाएगी 12400 और डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 12400 और डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। सब इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो बेटा समझने की बात ये है, जब हम यहाँ पर V1 माइनस V2 पर आएंगे तो 12400 को मदद लगेगा 1 से डिवाइड करेंगे, लैम्डा 1 से डिवाइड करेंगे
आपके पास जेनेला बार का व्हाट्सएप क्या होगा सुंदर सुंदर बच्चों ये क्या होगा और मोनिकस क्या आ जाएगा ये क्या तो ये आ जाएगा आपके पास 3600। हम आपको बता रहे हैं ये बड़ा है वही का भाई ये 4000 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम v2 माइनस v1 कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारे पास ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 12400 और ये आ जाएगा आपके पास 3600 माइनस का 12400। ये डिवाइड करना थोड़ा आसान है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सर ई कहाँ गायब कर दिया भाई, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है, ई गायब कर देंगे है ना। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ई बाद में गायब कर देना। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर यहाँ से बनेगा 0.34 और 0.34 बनेगा तो ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, ई पहले से कट गया है तो कट ऑफ वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा इतने वोल्ट, यानी वोल्ट में कट ऑफ वोल्टेज का डिफरेंस हमारा आ जाएगा। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर। देखिए इन सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इसका मतलब ये फाइनल इमेज की बात कर रहा है क्योंकि पहली इमेज माइक्रो जो हमारी होती है वो इन्वर्टेड बनती है और दो हमारा आई पीस होता है वो उस वाली इमेज को मतलब दोबारा बनाता है, मैग्नीफाइड बनाता है। तो जो हमारा आई पीस होता है ना उसके लिए बोला गया है कि ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज हैंड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स। यानी ये भी सही है और ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर लाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में लाएंगे तो हमारी इमेज जो बनेगी वो हमारी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इसका वो देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज हेल्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। तो ये आई पीस के लिए बात हो रही, ठीक। तो अल्टीमेटली हमारे पास नेक्स्ट वाले पे हम आ जाते हैं और वो है हमारा, ये करेक्ट आंसर है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है पहला वाला आंसर, इसका हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। बच्चों एक बात समझ लीजिएगा कि देखो लिखा है माइक्रोस्कोप में और सारी चीजें यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से जो थ्योरेटिकल बात है वो यहाँ पर लिखा है आइडिया टू गेट द मैग्नीफाइड इमेज, आइडिया टू गेट the idea to get the magnified elect image, virtual image of the object distinct so that it can be viewed comfortably। मतलब हमें कहाँ रखना पड़ेगा, पोजीशन को हमें मेंटेन करना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के भी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, अनपोलराइज लाइट फॉल्स ऑन द टू पोलराइजिंग शीट प्लेस्ड ऑन द टॉप, वन ऑन द टॉप। मतलब एक शीट हमारी पोलराइजिंग शीट जो है वो मान लीजिएगा ऐसे और एक ऐसे है और यहाँ पर आपकी जो लाइट है वो अनपोलराइज लाइट है, यूपीएल है, यूपीएल। और यूपीएल जब यहां से निकलेगी ना तो कहा जाता है कि यूपीएल की इंटेंसिटी अगर होती है आई नॉट तो पहली शीट से यानी पोलराइजर से जब निकलती है, पहली शीट से जब निकलती तो शीट 1 से जब निकलेगी तो ये हमारी कितनी पार हो जाएगी, आई नॉट बाई 2। याद कर लेना, अनपोलराइज लाइट जब किसी शीट पे जाती है पोलराइजर पे तो वहां से एवरेज इंटेंसिटी आउट होती है आई नॉट बाई। फिर इनके बीच का एंगल हमसे पूछा जाए, मान लीजिए थीटा, तो अब यहाँ पे कितनी पार हो रही है, ये वाली वैल्यू होती है हमारी आई बराबर आई नॉट बाई 2 जो यहाँ वाली है और कॉस आ जाएगा स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये वाली वैल्यू कहां पर आ रही है, इसको पार करके, और ये वाली वैल्यू जो ये थी उसका 1/3 है, कह रहा 1/3, 1/3 ऑफ आई नॉट बाई 2 और ये क्या है आई नॉट बाई और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात दोबारा से बात को समझ ले, क्या कि व्हाट मस्ट बी द एंगल between the characteristic direction of the sheet if the intensity final transmitted 1/3 of the maximum intensity of the first transmitted। भाई साहब फर्स्ट ट्रांसमिटेड, मैक्सिमम ये वाली नहीं, पहली वाली यहां से पार करके गई इसकी 1/3, तो ये कुल मिलाकर कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/√3, स्क्वायर हटा देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। कोई ऑप्शन आ रहा है,
cos इनवर्स 1/√3, इसका राइट आंसर आ रहा है थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का थर्ड वाला आंसर है। बच्चों आ जाते हैं, ये मैलस लॉ है, इसको मैलस लॉ कहते हैं। बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब बच्चों देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, फोटोन का मोमेंटम h/लैम्डा। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फोटोन के लिए हम लोग, और ये आ जाएगा लैम्डा की कितनी वैल्यू है, और वी कितना आ जाएगा, बात वी की करते हमें निकालना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 10⁻⁻31 आ गया। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ पर मेन बात क्या है, ये आ जाएगा 1 2 3 यानी 5.5, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3, है ना। तो अच्छा एंगस्ट्रॉम में, तो हमें इस एंगस्ट्रॉम को बदलना पड़ेगा -10, यानी ये एंगस्ट्रॉम है तो हमें बदलना पड़ेगा। तो -7 -3 यानी आ जाएगा ऊपर जाके 4। तो कुल मिला के हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो बचेगी वो 1400 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आराम से पहला वाला आंसर आ जाएगा। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, टू आइडेंटिकल वायर हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल दिया गया है, लेकिन कह रहा है परसेंटेज चेंज इन द टेंशन ऑफ वन वायर। अगर एक वायर की फ्रीक्वेंसी हम बदल लेंगे टेंशन बदल के, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो दूसरे वायर के साथ में नंबर ऑफ बीट मिलने लगेगी। तो प्रोसेस इसका ये होता है कि फ्रीक्वेंसी को हम टेंशन से रिलेट करें, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2। परसेंटेज एरर का मेथड लगा दे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ और डेल्टा टी अपॉन टी और मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, और यहां पर हमें ये नंबर ऑफ बीट मिल जाएंगे, क्योंकि ये डेल्टा एन का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी में चेंज। 5 ये नीचे 500, ऊपर भी 100 500, और ये आ जाएगा आपके पास सीधे सीधे 2% आंसर दिख रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन टेंशन, देखिए ये कैंसिल हो गया और 2% आंसर हमारा दिख रहा है। परसेंटेज चेंज इन टेंशन 2% होगा, तभी हमारे बीट मिलेंगे 5। 9 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों देखिए, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन बाई मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर। मतलब पावर जो है कांस्टेंट दी गई है, ठीक। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इन्होंने वेलोसिटी टाइम सबको इन्होंने कर दिया है कनेक्ट, तो एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मान लीजिएगा, जैसे पावर की जगह पे हम लोग रख देते हैं कि ये आपका वर्क अपॉन, है ना, वर्क अपॉन टाइम, और ये आ जाएगा कांस्टेंट। वर्क को हम लोग मान ले कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास ½ mv² अपॉन टी, और ये आ जाएगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब हो गया v² प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू √t। तो ये तो आंसर हमारा गलत हो गया, पहला दूसरा वाला, और ये भी गलत है, पहला नहीं गलत हो गया क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी भी नहीं है। और बेटा हमारा, अब हम एक और चीज चेक कर लेते हैं कि v और x का रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों को मालूम है F इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट हो गया, और मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास पावर कांस्टेंट m इंटू ए की जगह पे आ जाएगा v dv बाई dx, और ये v आ जाएगा, और कांस्टेंट पावर ये v² आ जाएगा, और ये dv आ जाएगा, ये पावर अपॉन m कर देंगे, और ये dx आ जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट करके यहाँ पर एक बार चेक कर, इतना आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा तो अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास v² dv टू पावर अपॉन ये कांस्टेंट टर्म पे, और dx आ जाएगा, यानी कि तो ये आ जाएगा v³ बाई 3
और आप बेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये आपका एच की वैल्यू है और बाकी सब कांस्टेंट का। तो कुल मिलाकर अभी एक आदमी फिर ये एक्स बचा तो बी क्यूब जो हो जाएगा और मेरा एच हो गया। तो इससे अल्टीमेटली हमारे पास बी का पोर्शन को एक्स की पावर 1/3। तो उसका मतलब हो गया कि हम एक्स की पावर 1/3 यानी कि ऑप्शन हमारा आ जाएगा। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए एनसीईआरटी में 5.9 और 5.10 इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है ये हमारे एनसीईआरटी एग्जाम एक्सरसाइज वाले। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे। ड्यूरिंग रेगुलेशन एक्शन मतलब वोल्टेज रेगुलेटर द जेनर डायोड, मतलब जेनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर के लिए तो करते ही है, तो हमसे उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर चुप रहा है। तो जरा लिख लें 10th का कौन सा आंसर आएगा। द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड रिमेन फिक्स। भाई था ये तो हो नहीं सकता। द करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस ये चेंज होती है, मतलब आपकी जो करंट चेंज होती है वो सीरीज वाले में चेंज होती है। करेक्ट स्टेटमेंट देखिए क्या होता है, यहां पर हमारे पास जो है फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज होता है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज होता है, यहां पर हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस होता है और यहां पर हम लगा देते हैं बेटा जेनर डायोड और ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस रहता है। तो जेनर डायोड के पैरेलल में लोड लगाते हैं ताकि वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड फिक्स रहे। तो करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड फिक्स रहता है, ये बात गड़बड़ है। यहां करंट वेरी करती है लेकिन यहां वोल्टेज फिक्स दे देता है, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। जेनर डायोड रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, भाई नहीं ये भी तो नहीं हो सकता। और जेनर डायोड इन फॉरवर्ड बाई, यहाँ पर हम जेनर डायोड को रिवर्स बाई से वर्क करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 10th वाले का आ जाएगा सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग बच्चों 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा गया है। 7 आइडेंटिकल रॉड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अंदर जो है उन्होंने व्हीट स्टोन ब्रिज बना दिया है। ऐसे नहीं होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग बनाते थे तो ये तरह से इलेक्ट्रिक कंडक्शन में करते हैं, वैसे ही थर्मल कंडक्शन में करते हैं। यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है उसमें कोई करंट नहीं, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस होता है आर और आर 2R, इसका होता है आर और आर 2R और यहां बेकार, इसका मतलब ये हो गया नेट आर। तो हम अगर बात करें इसका रेजिस्टेंस आर, इसका आर, इसका आर, इसका आर और बेटा ये भी आर और ये भी आर, तो बीच वाले का आर हो जाएगा। तो आपके पास ये है ए, बेटा ये है बी और ये है हमारे पास ई और ये है हमारे पास एफ। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है हमारा, इसका भी आर, इसका भी आर और इसका भी आर, समझिए जो ये है व्हीट स्टोन ब्रिज बीच वाला उसका तो आर ही आएगा। तो पहला है थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, कौन सा बी और ई है, ये वाला, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा पहले वाले का आर। कहां पे दिया है यहाँ पे कॉलम, ये वाला आर, पहले वाले का आर, एक आर कहा जाएगा, एक आर। तो एक आर कौन सा है, पहला और तीसरा है। अच्छा, बिटवीन थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, तो ए और एफ के बीच का थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, ए और एफ के बीच का तो आर आर आर, ये हो जाएगा 3R। तो कौन सा आ जाएगा, एस आ जाएगा, यानी ये पहला वाला आंसर मैच कर रहा है। पहला वाला क्यों मैच कर रहा है, क्योंकि ये ए आर है ना, मतलब ए और एफ के बीच में हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा आर, इसका आर पूरे वाले का और आर इसका, यानी कि 3R आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन बी, बी वाले जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है बच्चों। इसका आप जरा इसका टेम्परेचर निकालने के लिए आपको टेक्निक बताते, जैसे इसका टेम्परेचर है 100, इसका टेम्परेचर ले लो थीटा, इसका टेम्परेचर ले लीजिए 0, तो पूरे का टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 अपॉन 3R इज इक्वल टू 100 माइनस थीटा अपॉन आर। कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरा यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और जिसका पूछा गया है उसका, यानी इलेक्ट्रिक करंट बराबर कर दिए, थर्मल करंट बराबर कर, ये कैंसिल हो गया, ये 300 आ गया, तो आपके पास आ जाएगा थीटा इधर आएगा
तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 200। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 200। कोई ऑप्शन आ रहा है 200? हाँ, फिर 200/3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 300 और 200/3। कोई ऑप्शन आ रहा है 200/3 ये वाला, तो किसका आंसर आ जाएगा? सी का क्यू आ जाएगा। और डी वाले का पे अपना आंसर अच्छा अब निकाल ही लेते हैं, निकाल ही देते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द डी? मतलब हमसे डी वाले का टेम्परेचर पूछा गया है। आप एक बात समझिएगा बच्चों कि जब हमसे डी वाले का टेम्परेचर पूछा गया है तो ए से आर हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा और बी से हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। 12 नंबर पे आ जाएगा हमारे पास कि क्यूरी टेम्परेचर वो होता है टेम्परेचर जिसके ऊपर जाने पर हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है बच्चों, ये आपका क्या हो जाता है? ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर ऊपर जाने पर क्या होता है, जितने भी हमारे हीट करने पर जो मटेरियल को गर्म करते हैं तो इसके जो अलाइनमेंट होता है वो इनका वीक हो जाता है, तो मैग्नेटिक डोमेन्स टूट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बेटा पहला वाला आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 13 पर। न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक इनटू 2 फ्रेगमेंट। मान लीजिए एक्स न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर है 240 और ये टूट रहा है। टूट रहा है किसमें? मान लीजिए वाई में टूट रहा है, तो ये 120 में आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 2 फ्रेगमेंट ईच ऑफ मास नंबर वाई, तो ये जेड भी आ जाएगा, ठीक। और ये भी आपके पास आ जाएगा 120। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया गया इसका? इसका दिया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मिलियन रिएक्टेंट का। और प्रोडक्ट का कितना दिया गया? 8.5 और 8.5। इसका मेथड क्या होता है? जो एनर्जी निकालनी होती है इसका मेथड 3 लाइन में है। सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लिया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहां पर निकाला कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे। हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, यानी कि 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 240 और 120 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 और 120 मल्टीप्लाइड बाई 8.5। और अब तीसरे स्टेप पे हमें निकाल देना है क्वेश्चन का आंसर। तो तीसरे स्टेप पे हमें निकाल देना है क्वेश्चन का आंसर। तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज कितनी आ जाएगी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड, तो प्रोडक्ट की कितनी? 120 मल्टीप्लाई बाई 8.5 और 120 मल्टीप्लाई बाई 8.5, 8.5 माइनस क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट 7.6 और मल्टीप्लाई बाई 240। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आ रहा है वो अप्रोक्स हमारा आंसर फोर्थ वाला 216, मतलब 200 के आसपास तो आता ही है। 216 मतलब डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड। उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी हमारी बढ़ रही है, जितना डिफरेंस होगा उतनी ही बढ़ रही है बाइंडिंग एनर्जी। तो 216 आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को याद है ये लगभग क्वेश्चन लगभग यूरेनियम वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, तो 200 के आसपास इसका आंसर। 14 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए 216 यहां पर दिया गया और एनसीईआरटी में बनाया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन्स है। तो इन यंग्स मॉडर्न डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if there is no initial phase difference between the light from the two slits, a point on the screen corresponding to the sixth maxima has path difference। आप समझ लीजिए जो यहाँ पर आपके पास बात कर रहे हैं, कोई भी इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर हम लोग पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं एन लैम्डा, और ये आ जाएगा 6 मैक्सिमा। तो कहां पर आ जाएगा? इसकी वैल्यू 6 है तो कहां पर आ रहा है? यहीं पे तो आ रहा है। एन की वैल्यू 6, तो 6 मैक्सिमा, यानी कि राइट आंसर हमारा यहाँ पर एन की वैल्यू 6 आ जाएगा। तो छठवीं वाली जो फ्रिंज है वो एन लैम्डा पाथ रेफरेंस जो है, ठीक। और पाथ रेफरेंस यही पूछा गया। आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 15 वाला। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों क्या कहा गया है? फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमें पी टाइप के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जरा देखिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे तो होते नहीं है
और होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरी है एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये करेक्ट है। होल्स आर मेजॉरिटी एंड पेंटावैलेंट डोपेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, ये भी गलत है। तो 3 का आंसर है सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आगे का पोर्शन आपके सर करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फॉर लॉजिक सर्किट शोन ट्रुथ टेबल। लॉजिक सर्किट दिया है, ट्रुथ टेबल निकालना है। तो बच्चों ये जो लॉजिक सर्किट है इसमें नॉट गेट है, यहां पर क्या मिलेगा हमें, ए बार, और यहां पर मिलेगा बी बार। ठीक है, तो वाई हमें क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये हमें बच्चों मिल जाएगा। इसमें इसको हम लिख सकते हैं ए बार और बी बार, तो ये ए बी मिल जाएगा। ए बी का मतलब एंड गेट हो गया। एंड गेट की ट्रुथ टेबल ये दिख रहा है 0 0 हो गया, 0 1 0 1 0 1 1 1, तो ये एंड गेट बनेगा, यानी कि सेकंड जो है आंसर इसका मैच कर रहा है। इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट, एन आइडियल गैस फॉलोज प्रोसेस डिस्क्राइब बाय इक्वेशन P square V is equal to constant from the initial P1 V1 T1 to final stage P2 V2 T2। तो ऑप्शन बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो यहाँ P की जगह लिख सकते हैं N स्क्वायर, वैल्यू रख दो R स्क्वायर T स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V कॉन्स्टेंट। एक V कैंसिल हो गया, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू V हो गया। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसमें अगर T2 ग्रेटर देन T1 होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा ना, फाइनल वाला ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। इससे ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ही मैच करेगा बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल हैविंग मास 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी 4I प्लस 2J मीटर पर सेकेंड, फाइंड एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब हो गया I प्लस J। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट J इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस MV। R क्रॉस MV का मतलब ये हो गया, M बाहर ले लो और R क्रॉस V निकाल लो। तो M मास गिवन है 4 kg, R गिवन है I प्लस J, क्रॉस V हो जाएगा 4I प्लस 2J। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, I क्रॉस I 0 होगा, I क्रॉस J K हो जाएगा तो 2K आ जाएगा। J क्रॉस I हो जाएगा माइनस K 4 और J क्रॉस J 0 हो जाएगा। तो माइनस 2 4 जा माइनस 8K कैप आएगा। तो माइनस 8 कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन बच्चों पहला वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये एनसीईआरटी में ये देखो यहाँ पे लिया गया है पेज नंबर 106 से। ए प्लैनेट हैज ग्रेविटी ऑन सरफेस एट व्हाट डेप्थ ऑन अर्थ वुड हैव सेम ग्रेविटी एज दैट ऑफ प्लैनेट। किसी ग्रह की सतह पर गुरुत्व इतना है तो धरती की सतह पर किस गहराई पे समान गुरुत्व होगा, मतलब ये प्लैनेट के समान है ना। तो गहराई के लिए होता है जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ये होता है बेटा। तो यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे यही वाला हो जाएगा जी, यानी कि 3G बाई 4 जी 1 माइनस डी बाई आर। डी निकालना है तुम्हें, जी कैंसिल हो गया, डी बाई आर इधर ले आओ और 1 माइनस 3 बाई 4 इधर ले जाओ तो 1 बाई 4 हो जाएगा। तो डी बराबर 1 बाई 4 आर आ जाएगा, यानी कि R बाई 4 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम लोग। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 133-4 पे फार्मूला दिया है, इसी में हम लोगों ने वैल्यू रख करके कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM 16 जूल व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन। इफ मास पार्टिकल 0.32 देन व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल। सरल आवर्त गति कर रहे कण की गति ऊर्जा माध्य स्थिति में 16 है, कण का द्रव्यमान 0.32 kg, तो अधिकतम वेग बताइए। तो देखो मीन पोजीशन पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एट मीन पोजीशन काइनेटिक मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल 0 होती है।
और मीन पोजीशन पे ये हो जाएगा हाफ mv² मैक्स। तो ये 16 हो गया, 1/2 हो गया, मास 0.32 हो गया, v निकाल लो बच्चों। तो v² मैक्स आ जाएगा 16 × 2/0.32। पॉइंट हटा के ऊपर बढ़ा दो 0 0 यानी कि 100, 32 कैंसिल हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड ये v मैक्स मिल जाएगा। v मैक्स कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर 3 ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 कूलाम चार्ज एक्सपीरियंस कांस्टेंट फोर्स 2000 न्यूटन व्हेन मूव्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस V = ED होता है और E = F/Q होता है। तो अब यहां पर यहीं पे D पॉइंट के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जिसको हम लोगों ने V माना। तो फोर्स लग रहा है 2000 न्यूटन, चार्ज है 5 कूलम, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये तो यहां से कैंसिल हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा वोल्ट। 8 वोल्ट का मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो एनसीईआरटी पेज 55 से लिया गया है, ये फार्मूले का यूज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड are connected to each other between ABCD shown figure. Potential ABD 10 25 20 है। तो find potential at O। O पर पोटेंशियल निकाला है। इसका डायग्राम बच्चों इसमें दिया है हिंदी वाले में। तो यहां पर ये 3 पॉइंट्स हैं। A का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, A का पोटेंशियल 10 वोल्ट, B का 25 और इसका 20। O का पोटेंशियल निकालना है। मान लो ये चार्ज Q1 जा रहा है, ये Q2 जा रहा है और ये Q3 जा रहा है। तो मतलब बच्चों इसमें जैसे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं तो किरचॉफ चार्ज लॉ लगा दो। हम लोगों ने पढ़ा ना, जंक्शन की ओर जाने वाले चार्ज का सम = दूर जाने वाले चार्ज के सम के बराबर होता है, या करंट का सम। तो वो यहां पे लगा दो। तो जंक्शन की ओर जाने वाला चार्ज यहां पर तीनों है, क्या Q1 + Q2 + Q3, और दूर कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर दो। अब चार्ज Q = होता है CV, तो C1 हो गया, C1 की वैल्यू रख दो, देखो कितना है 3 माइक्रोफैरड, और पोटेंशियल डिफरेंस A और O के बीच में रख दो। तो A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 - VO हो जाएगा। ऐसे Q2 लिखो CV, तो C और B और O के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो C2 है तुम्हारा 2 और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 25 - VO, है ना। B का पोटेंशियल 25, और C के लिए ऐसे लिखो, C की कैपेसिटी यहां पर 1 है तो 1 CV, और पोटेंशियल डिफरेंस D और O के बीच का हो जाएगा VD। VD का वैल्यू है 20 - VO = 0। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, बस यही आंसर आ जाएगा। Q = CV से ये लगाओ बच्चों, देखो कितना आएगा। ये हो जाएगा 30 3 VO, 25 50 हो जाएगा 2 VO, और +20 - VO = 0। 5 3 8 2 10, ये 100 हो जाएगा, और 3 V0 2 V0 और 3 2 5 1 6 V0 इधर आ जाएगा। तो V0 50/3 आ गया। 50/3 वोल्ट का मतलब आंसर सेकंड ऑप्शन हम लोगों का बच्चों मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको हम लोगों ने वैसे ही लगाया जैसे हम लोग सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाते हैं। नेक्स्ट, ये Q = CV का है, पेज नंबर 67 पे लिया गया है। द ग्राफ शोज वेरिएशन V² वर्सेज इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एसिलेशन। आरेख में V² X के बीच में ग्राफ है, तो मैक्सिमम एसिलेशन हमें बताना है। देखो ये V² और S के बीच में ग्राफ है, V और S। तो एसिलरेशन क्या होता है V और S में, V/dV/ds। इंटीग्रेशन कर दो तो V²/2 हो जाएगा और ये S हो जाएगा। तो यानी कि जो V²/S होगा बच्चों, ये इसका स्लोप हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं 1/2 × स्लोप ऑफ ग्राफ। मैक्सिमम के लिए देख लो, ये मैक्सिमम पार्ट है, यहां से यहां तक एक्सेशन मैक्सिमम जा रहा है, स्लोप ज्यादा है, तो यहां से यहां तक के लिए y/x लगाओ
तो ये हो जाएगा y, ये y कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, 16 माइनस 4, और यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी 3 माइनस 2 यानी कि 1, 16 माइनस 4 12/2 यानी कि आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन बच्चों यहाँ पर मैच कर रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A solid hemisphere and hemispherical shell are joined as shown. Both of them has mass m/2 individually. Find moment of inertia about axis I1 I2. तो बच्चों एक्चुअली में यहाँ पर ये ग्राफ इधर नहीं इधर दिया गया है, ये क्वेश्चन में ये पूरा डायग्राम है। ये क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, आधा m/2 है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट स्फेरिकल सॉलिड का हेमिस्फीयर का सॉलिड हेमिस्फीयर सो ही सॉलिड हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्या होता है, स्फीयर का डायमीटर का 2/5 होता है, तो 2/5 और m है m/2 और r स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या है, शेल है, तो शेल का क्या होता है 2/3 और मास कितना है m/2 r स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो तो नेट आ जाएगा बच्चों। नेट कैसे आएगा, ऐड कर दो, देखो 2mr²/2 यानी कि 2 और 2 कैंसिल हो गया, mr² बाहर कर दो, अंदर मिलेगा 1/5 प्लस 1/3, 5 3 8 8/15 mr²। ये बच्चों आ जाएगा, ये आ जाएगा। जो स्फीयर का होता है वही हेमिस्फीयर का होता है, ठीक है ना, एक ही जैसा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड है, पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन खूब मिलते हैं। आगे हाइड्रोजन, हीलियम आयन और ऑक्सीजन आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, देन रेशियो ऑफ देयर रेडियाई आर रिस्पेक्टिवली इफ मासेस आर 1 mu 4 mu एंड 16 mu रिस्पेक्टिवली। रेडियाई का रेशियो हमें निकालना है, क्यों बच्चों, तो रेडियस है और यहां पर गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सेम है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है √2m⁴ v पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, 2 और b कांस्टेंट हो गया, तो r प्रोपोर्शनल टू √ को q का नीचे डिवाइड करेंगे तो m/q आएगा। अब देखो रेडियस हाइड्रोजन आयन, रेशियो रेडियस हीलियम आयन एक ही है, और रेशियो रेडियस ऑक्सीजन आयन, ये हो जाएगा √ मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास 1 गिवन है ना, हाइड्रोजन और हीलियम पे चार्ज कितना है 1 है, ठीक है, और रेशियो निकालो। अब हम लिखेंगे m/q हीलियम के लिए, तो हीलियम का मास दिया है 4 दिया हुआ है, और हीलियम का चार्ज भी कितना है 1 पॉजिटिव है 1। फिर रेशियो लिखो किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है बच्चों यहाँ पे 16, और यहाँ पर इस पे चार्ज हो जाएगा 2 पॉजिटिव आयन है तो 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, और 2 8 जा 16, 8 का मतलब हम लिख सकते हैं 2√2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये थर्ड ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है। देखो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 मैच कर गया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये दिया है पेज नंबर 112 पे एनसीईआरटी के। नेक्स्ट नंबर है 26, ए रेक्टेंगुलर लूप है स्लाइडिंग कनेक्टर PQ ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस R है, इज मूविंग विद स्पीड वी शोन फिगर, द सेटअप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन, फील्ड इनटू में है ऐसे, तो I1 I2 I निकालना है। देखो बच्चों ये वायर है, तो ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, जब ये इधर जाएगा तो इधर का फ्लक्स बढ़ेगा, और जब फ्लक्स बढ़ता है तो करंट फ्लो होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट इधर फ्लो हो रही है। अब ये करंट इधर गई और ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो ये करंट कुछ पार्ट इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अब चूंकि रेजिस्टेंस बराबर है तो ये जो ये करंट I1 इधर जा रही है और I2 इधर जा रही है, तो ये दोनों करंट I का इक्वल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम I1 और I2 को लिख सकते हैं बच्चों I/2। भाई करंट तो यहां से गई, कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर, अब रेजिस्टेंस सेम है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाफ पार्ट इधर जाएगा हाफ पार्ट इधर जाएगा। I तो अब I निकाल लो,
I1 और I2 I का आधा हो जाएगा। अब I कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल अपॉन आर नेट। और बच्चों हमें यहां पोटेंशियल मालूम है, ये जो रॉड है पोटेंशियल क्या होता है? BVL, ये फार्मूला होता है। आर नेट क्या हो जाएगा? यहां पे करंट डिवाइड हो रही तो ये और ये पैरेलल में R/2 हो गया प्लस R सीरीज में यानी कि 3/2R। तो टोटल करंट आ गई 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 BVL/R। और अब यहां पर I1 I2 लगा दो तो I1 I2 इसका आधा हो जाएगा, तो आधा का मतलब हो जाएगा 1/3 BVL/R। कौन सा आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है सेकंड ऑप्शन। देखो 26 नंबर का मैच कर रहा है सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये BVL देखो फार्मूला है पेज नंबर 162 पे, इसी से क्वेश्चन लिया गया है। आगे इन AC सर्किट EMF एंड करंट एनी इंस्टेंट आर गिवन बाई E0 sin ओमेगा t I0 sin ओमेगा t प्लस 5। तो एवरेज पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है ना, VRMS या ERMS IRMS cos फाई। और RMS क्या होता है? E0/√2। ये होता है I0/√2, क्योंकि RMS में वैल्यू गिवन ही नहीं है ऑप्शन में, है ना। तो ये हो जाएगा E0 I0 √2 हो जाएगा cos फाई। तो बच्चों इससे फर्स्ट ऑप्शन ये हम लोगों का मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 रेजिस्टेंस PQ are each of 4 ohm and unknown resistance S form the 4 arm Wheatstone bridge circuit when resistance 6 ohm PQRS connected in parallel to S। तो ब्रिज गेट्स बैलेंस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस? देखो ये है बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग को मालूम है, ये आर्म P होती है, ये Q होता है, ये R होता है, ये S होता है। तो P का 4 है, R का 4 है, Q का 4 है, लेकिन इसमें बैलेंस तब होता है जब S के साथ हम लोग 6 ओम लगा देते हैं। तो S निकालना है तो P/Q इज इक्वल टू R/S लगाएंगे। S इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/ इन दोनों का S इक्विवेलेंट। तो P हो गया 4/4, ये भी 4 हो गया, ये पैरेलल में हो जाएगा 6x/6 प्लस S, 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो 6s/6 प्लस S इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, या 6s इज इक्वल टू उधर ले जाओ 24 प्लस 4s हो जाएगा। 4s इधर ले आओ, 2s इज इक्वल टू 24, तो s इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 12 का मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन इसका हम लोगों का मैच कर गया है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन इज द right option. Next, in circuit shown current through 6 ohm resistor 1 ampere when points PM connected to DC source. Voltage, the potential difference between M and निकालना है। PM के बीच में मतलब जब DC सोर्स कनेक्ट कर दिया जाता है तो 6 ओम में करंट 1 एम्पियर जा रही है। देखो इसमें करंट 1 एम्पियर जा रही है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू आर। I1 और R6 यानी कि 6 वोल्ट हो गया। अब ये आर्म ये सब पैरेलल में है तो ये 6 वोल्ट होगा, इसमें भी 6 वोल्ट होगा, और यहां से यहां तक ये पूरी आर्म है, इसमें भी 6 वोल्ट हो जाएगा। अब बच्चों इस आर्म में कितनी करंट जा रही है वो निकाल लो। तो इसके लिए V बराबर I-R लगा दो, V हो जाएगा 6 और I- इस आर्म की करंट हमें निकालना है, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 और 2 का 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि इस आर्म में करंट आ गई 3 एम्पियर। अब हमें Mn के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो Mn का मतलब ये हुआ कि ये IR लगाएंगे तो ये R हो गया, Mn के बीच में केवल 1 ओम का लगा हुआ है, करंट 3 जा रही है, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 वोल्ट आ गया। ऑप्शन सेकंड आ गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, the battery remove and other identical uncharged capacitor connected in parallel, the charge on first capacitor। ठीक है, एक ये कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया गया तो चार्ज क्यों आ गया? बैटरी हटाने के बाद चार्ज कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब इसी को आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कराएंगे तो बच्चों आइडेंटिकल में क्या होता है? चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आधा चार्ज इसमें बचेगा, आधा इसमें बचेगा। तो पहले वाले कैपेसिटर में पहले क्यू चार्ज था, अब आधा ही बचा, यानी कि कितना कम हो गया? आधा कम हो गया। तो हम लिख सकते हैं डिक्रीजेस बाय फैक्टर 2। ओके बच्चों।
तो नमस्ते बच्चों, जय हिंद। सबको बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद। हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन और 30 तक के क्वेश्चन सर लोग आपसे कर चुके हैं डिस्कस। 31 31 में से हम लोग करेंगे और इस सेशन में मोस्टली हम लोग नए क्वेश्चन रखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये एसएचएम का क्वेश्चन है और ये आपकी एनसीईआरटी में इस पेज पर ये तीनों ग्राफ बने हुए हैं। अगर x बराबर a साइन ओमेगा टी है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, और फिर वेलोसिटी कैसे बनेगी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी बनेगा, और एक्सेलरेशन कैसा बनेगा, ये बेटा होता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये तीनों ग्राफ आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये तो साइन का ग्राफ है, ये लगभग सभी बच्चों को मालूम होता है। ये ग्राफ ऐसे आता है। अब अगर कॉस ओमेगा टी है तो ये ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है, ये ऐसे आएगा, यहाँ पीक से चलेगा और ये ऐसे ग्राफ आता है, ये ऐसे, ये। और एक्सेलरेशन वाला ग्राफ जो है, देखो खाली ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या है, साइन का निगेटिव है, तो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ साइन का रिवर्स होगा, यूं। तो ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है। और देखिए पूछा क्या गया है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेलरेशन ए विद टाइम, और ये a बराबर साइन ओमेगा टी है। तो यहां पर देखिए, ये हमारे पास सेकंड वाला आंसर है इसका। अगर हम पहचाने कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, तो साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ ये है, तो ये दरअसल x और t के बीच का ग्राफ है, और ये v और t के बीच का ग्राफ है, और ये हमारे पास a और t के बीच का ग्राफ है, इस तरीके से। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है ये कैलकुलेशन वाली चीज नहीं थी, ये ज्यादातर बच्चों को आंसर याद रहता है, ये ग्राफ याद रहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी से है, तो उसके पेज नंबर यहाँ नहीं दिए जा चुके हैं। ओल्ड एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन पिछली बार पेपर में थे 25 में, तो हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस रखते हैं। A moving block of mass m collides with another stationary block having mass 2m। तो एक ये मास 2m है और ये स्टेशनरी है, और एक ब्लॉक इसका मास m है और ये स्ट्राइक करता है। इसकी वेलोसिटी नहीं दी है, तो u1 बराबर u मान लेते हैं। कहते हैं कि लाइटर ब्लॉक्स कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद v1 बराबर 0 है। The value of coefficient of restitution E will be। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। मान लिया इसकी वेलोसिटी v है, तो m इंटू यू प्लस 0 बराबर 0। ये 0 हो गया, इसकी वेलोसिटी mv1 इज 0, और प्लस ये v2 मान लिया, तो ये 2mv2 हो गया। v2 हमारा अननोन है,
तो मेरे पास V2 बराबर कितना हुआ, V2 बराबर हो जाएगा U/2। अब तुम्हें पता करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, E बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, कोलिजन के बाद ये रेस्ट में है और ये V2 से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन U/2 है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, पहले ये रेस्ट में है और ये U से आ रहा है, तो ये U है। तो 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5। ये कोलिजन का क्वेश्चन था, पुराने एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, ये टीम के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, न्यूक्लाइट नहीं है, ये न्यू लाइट टीम है। और इस सेशन में हम लोग हर पेपर में कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जो कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर तो बेस्ड हो लेकिन नए हो। अब कह रहे हैं कि ये ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u टूवर्ड्स ए स्टेशनरी, तो ये वेलोसिटी u दी है और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट k दिया है। कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन स्पीड ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस टू हाफ, और फ्रिक्शन नेग्लिजिबल कर दीजिए। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। इनिशियल एनर्जी कितनी है जब ये ब्लॉक इससे टकरा नहीं, स्प्रिंग कंप्रेस्ड नहीं थी, तो हाफ mu² और प्लस 0, क्योंकि अभी ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है। देन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक रिड्यूसेस टू हाफ, यानी ब्लॉक की स्पीड हाफ हो गई, U/2 होल स्क्वायर। और इस समय कंप्रेशन निकालना है, तो हाफ kx² कर दीजिए। तो ये हमारे पास ये हाफ mu² है। हाफ kx² बराबर कितना बना, हाफ kx² बराबर हाफ mu² और माइनस 1/2 और mu²/4। तो अब देखिए हाफ हाफ हाफ, तो ये कट गया, तो kx², तो mu² माइनस mu²/4, तो 3mu² अपॉन 4। तो मेरे पास x बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर नीचे k भी आ जाएगा, तो खाली ये आ गया √3mu² अपॉन 4, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर का इस u² का स्क्वायर रूट u आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये k भी है नीचे, यहाँ पे k नहीं है, यहाँ पे k आ जाएगा, इधर k लिखा था वही k यहाँ नीचे आ गया है, तो √3m/k। तो कौन सा आंसर मिल रहा है, सेकंड वाला आंसर है, आंसर इसका सेकंड वाला सही है। और वन लाइनर क्वेश्चन था, नॉट ए डिफिकल्ट एट ऑल। ये पास्ट PYQ पर बेस्ड है, लैंग्वेज का गेम है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ए पर्सन सिटिंग on the ground floor of a building noticed that through a window of height 3.3 meter a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.2 second.
what is the velocity of the ball when it is at topmost point of the window? तो चलिए एक बना लेते हैं बिल्डिंग। तो पहले एक बिल्डिंग बना ली जाए बढ़िया सी। तो बढ़िया सी तो ये बिल्डिंग बढ़िया सी अब बनेगी। ये बिल्डिंग है और इसमें एक कोई हमारे पास एक विंडो है, विंडो बना लेते हैं जो कहाँ है नहीं मालूम, जो दिया है मैं बता दे रहा हूं। विंडो ऑफ हाइट 3.3 मीटर। तो ये मेरे पास 3.3 मीटर की हाइट है। ये विंडो काफी लंबी चौड़ी है और इसको 0.2 सेकंड में बॉल क्रॉस कर जाती है और कहते हैं कि जब यहां पर वेलोसिटी कितनी है। तो यहां से ड्रॉप की गई है, नीचे आएगी तो स्पीड बढ़ेगी। तो जब विंडोज के टॉप पॉइंट पर आई तो इसकी कुछ स्पीड होगी u और वही हमसे पूछी गई है। और यहां से जब यहां तक आती है तो इसको आने में टाइम लगता है t बराबर 0.2 सेकेंड। तो बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन का गेम है। हम लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u पूछा जा रहा है, टाइम 0.2 सेकेंड है तो 0.2 और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन तो नीचे जाने पर g ही होता है फ्री फॉल का, और ये 0.2 का स्क्वायर है और इतने समय में ये डिस्टेंस चल रही है 3.3। तो एकदम से काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। 0.2u बराबर हो जाएगा 3.3 माइनस ये 5 हो गया और 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है। तो 3.3 माइनस 4 पंचे 20, तो ये 0.20 हो गया भाई, 4 पंचे 20। हाँ, तो 0.20 जब माइनस करेंगे तो 3.1 आ गया। ये 3.1, ये 0.2u है तो u बराबर कितना हुआ 3.1 अपॉन 0.2 तो 31 पॉइंट अपॉन 2 आ रहा है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 15.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो हमारा इसका आंसर आएगा थर्ड वाला 15.5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड आंसर आएगा इसका, यस। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी कराई लेकिन क्वेश्चन काफी इजी था। ये वाला क्वेश्चन एज यूजुअल स्लाइड ये बनी हुई है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ। तो पहला काम तो ये करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस निकल आ जाएगा स्लोप से, ये आ जाएगा tan 53 और tan 53 v और I के ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है और स्लोप है tan 53। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3, 4 और 5 होता है। तो ये 53 है तो tan 53 होगा 4/3। तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया और हमें निकालना है रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी नहीं है, ये रेजिस्टिविटी है। पेपर में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। चलिए, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? आर बराबर, तो आर तो हमारे पास आ गया 4/3 है, बराबर रो लेंथ ऑफ द वायर 50 सेंटीमीटर है, तो 50 इंटू 10⁻⁻², और डायमीटर ऑफ द वायर ये इतना मेजर किया गया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई, और 0.1 डायमीटर है, एरिया क्रॉस सेक्शन का पाई आर स्क्वायर होगा, तो 0.1 इंटू 10⁻², ये भी मीटर में बदल लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो रो बराबर क्या हुआ बेटा? ये रो है, तो 4/3 लिखा, ये पाई ऊपर ले गए, ये 10⁻³ है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, और नीचे ये 50 है, और इंटू 10⁻⁻² है। अब हमें सब कैलकुलेट करना है, तो क्या करें, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ये 50 है, ये 10⁻⁻4 बन गया, पहले इसी को निपटा दिया, और ये 4/50 है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लिख देते हैं 8π/3, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये कुछ बढ़िया आ गया, तो 8/3 तो पाई हमारे पास होता है 3.14/3, और ये 10⁻⁻6 हो गया। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये लगभग 1 मान लीजिए, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 इसका थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। बाकी मेनली इसी को देखना है, ये 2 तो कभी नहीं आएगा, तो एक लाइन का बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 36 में ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया गया है, और हमको मालूम है कि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो एरिया आएगा, तो मेरे पास एरिया कितना निकालना है? वर्क डन 2D से 4D तक निकालना है, तो ये है 2D और ये है 4D, मतलब मुझे ये जो मैं पिंक बॉर्डर वाला बना रहा हूं, ये एरिया निकालना है। तो इस वाले एरिया को निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एरिया निकल आएगा। ये वाला एरिया पहले निकाल लेते हैं, फिर इस वाले एरिया के बारे में सोचेंगे ये कितना है। तो हमारे पास ये वाला एरिया हो गया कितना? 4D - 2D, तो 2D इंटू 3F0, ये विड्थ है, 3F0 ये लेंथ है, तो 6F0D आ गया। अब मेरे को ये वाला एरिया जो निकालना है, ये तो ये यहां से ये है कि ABC इज ए सेमी इलिप्स, तो ये एक सेमी इलिप्स है। तो इलिप्स का क्या होता है कि ये डायमीटर जो होता है, ये सेमी डायमीटर है A और ये है B, तो इस इलिप्स का एरिया होता है πAB, तो ये इसका 1/4 पोर्शन है, तो इसका एरिया हो जाएगा πAB/4, तो ये रेड वाला एरिया निकल आ जाएगा पाई, ये A है तो A कितना है? ये तो 2, ये तो D है खाली, 3D और ये D है, और ये 5 और 3 है, तो ये 2F0 है, तो 2F0/4 करना मत भूलिए। तो ये कितना बना भाई? ये बना पाई F0 पाई F0D/2,
ये तो कट ही जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, जोड़ दीजिए दोनों को। तो पहला था मेरे पास ये पाई एफ नॉट डी बाई 2 और प्लस 6 एफ नॉट डी। तो एफ नॉट डी कॉमन ले लिया गया है सब में, ये तो नहीं आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं एफ नॉट डी। तो एफ नॉट डी गया तो पहला आ जाएगा पाई बाई 2 और दूसरा आ जाएगा 6, यानी इसका भी थर्ड वाला आंसर सही है। तो इलिप्स के एरिया का यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये एक्सपेरिमेंटल स्किल है और एक मेथड होता है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये जो एनटीए ने एक्सपेरिमेंट्स जोड़े हैं उसके लिए हमारे पास ये उसका ये क्वेश्चन है। पहले करंट भेजी जाती है और फिर उसके बाद थीटा मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो शंट की वैल्यू आती है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये होती है आर जी अपॉन आर प्लस जी। तो क्या क्या है यहाँ पे, आर तो दिया है, ये आर दिया हुआ है 11 किलो ओम है, तो आर बराबर है 11 किलो ओम। और बेटा जी हमको नहीं मालूम है, तो जी कैसे निकालते हैं, जी अभी निकाल लेते हैं। ये जो सर्किट था ये ऐसे था, ये 6 वोल्ट की बैटरी थी, ये 11 किलो ओम का रेजिस्टेंस था और ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बना हुआ था और करंट इसमें दी गई है, फिगर ऑफ मेरिट दी गई है 60 एम्पियर पर डिवीजन और 9 थीटा बराबर 9 डिवीजन है इसमें। तो करंट बराबर कितनी हो जाएगी, करंट बराबर हो जाएगी 9 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -6। ये 60 एम्पियर पर डिवीजन है ना, तो 9 डिवीजन के लिए करंट कितनी हो जाएगी। और ये माइक्रो एम्पियर है, हिंदी में सही लिखा है, अंग्रेजी में यहाँ स्लाइड में गलत है, क्वेश्चन में ये 60 माइक्रो एम्पियर ही है। तो ये आई हो गया और इससे फिर हम लोग निकाल लेंगे ये करंट कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन 11 इंटू 10 टू द पावर 3 और प्लस जी। इससे हम लोग जी कैलकुलेट कर लेंगे और जी कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आएगी, तो पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए पेज बदल लेते हैं, इस इक्वेशन को याद रहते हैं। 540 इंटू 10 टू द पावर -6, 540 इंटू 10 टू द पावर -6 बराबर 9 छके 54 और 6/11 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस जी आ गया। तो 11 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस जी इज इक्वल टू 6 अपॉन 540 इंटू 10 टू द पावर 6, ये -6 है। तो 11 इंटू 10 टू द पावर 3g बराबर, इसको ऐसे काट देंगे, 6 9 54, ये 90 आ गया। तो 1/90 इंटू 10 टू द पावर 6 और ये बीच में प्लस है, तो g बराबर कितना हो गया, 10 टू द पावर 6 अपॉन 90 माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 3। कॉमन ले दीजिए, ये 10 टू द पावर 5 है, तो 10 टू द पावर 5 अपॉन 9 माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 3,
तो हम इसमें से 10⁻³ कॉमन ले लेते हैं, तो 100/9 माइनस 11 आ गया, तो 10⁻³ और ये 9 आ गया और ये 100 माइनस 99 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻³। ये जी की वैल्यू आ गई है। बस जब जी की वैल्यू आ गई तब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आर भी मालूम है, शंट निकालना है, तो शंट बराबर आर। आर कितना था, मेरे पास था 11 इंटू 10⁻³ और प्लस जी कितना है, आर इंटू जी है, सॉरी ऊपर था आर इंटू जी, और जी मेरे पास आ गया है 1/9 इंटू 10⁻³ अपॉन आर प्लस जी। 11 इंटू 10⁻³ प्लस 1/9 इंटू 10⁻³ और जब इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास लगभग 110 वोल्ट के, 110 ओम के बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास है 10⁻³, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये आ जाएगा 11/9 इंटू 10⁻³ एक बचेगा और अपॉन में क्या बचेगा 11 प्लस 1/9। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 10⁻³ अपॉन 99 प्लस 1 आएगा, तो ये 100 आ गया करीब करीब, तो 110 ओम ये कैलकुलेट करके आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, ये फॉर्मूला नहीं मालूम है, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं मालूम है, तो न्यू लाइट के पास्ट ईयर के वीडियो देखिएगा। न्यू लाइट के सारे वीडियोस पर ये एक्सपेरिमेंटल स्किल्स कराई गई हैं, एक सीरीज थी, उसमें आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। अभी आगे भी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हम लोग कराएंगे, बट इफ यू तुरंत देखना है तो पास्ट ईयर के वीडियोस में सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, तो सबकी डायमेंशन निकाल लीजिए और ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सबसे डिफरेंट होगी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी होती है ml² T-3 और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये डायमेंशन हो जाएगी ml-1 T-3। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो mlt-2 और एरिया की L², तो ये भी हो गई ml-1 T- ये 2 होता है, ये -2, ये भी आ गई। एनर्जी इज ml² T-2, पर यूनिट वॉल्यूम ये आया, फोर्स पर यूनिट ये एरिया, और प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट, तो वोल्टेज और चार्ज QV और पर यूनिट वॉल्यूम, तो QV भी एनर्जी होती है, तो इसकी भी डायमेंशन यही होगी। और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन डिफरेंट होगी। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो ml² T-1, तो इसकी डायमेंशन बाकी से डिफरेंट है। ये भी पास्ट PYQ क्वेश्चन है। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है। यूसीएम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये सही है। यूसीएम में स्पीड वेलोसिटी बदलती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, बिल्कुल सही है। ये रेडियस वेक्टर है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी, तो ये परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स, तो एक्सेलरेशन खाली सेंट्रीपिटल होगा, तो ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन है, तो ये भी सही है, डायरेक्शन बदलती है। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड,
तो एंगुलर मोमेंटम बेटा इस तरीके से निकलता है और डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होती है। एमवीआर से चल रहा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। एंगुलर मोमेंटम टोटल कांस्टेंट होता है यूसीएम में। एक्सिस के अलोंग अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डाउनवर्ड। तो यही वाला स्टेटमेंट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर तो यही 4 वाला दिया जाएगा। तो ये चौथा स्टेटमेंट गलत है। अब ये भी पास ये आ चुका है आपके पेपर्स में, PYQ नीट वाले पेपर में आया है। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and initially placed at a distance L from one end and A to the rod। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये मेरे पास रॉड है और ये एंड फिक्स है और यहां पर एक स्लीव रखी हुई है, बीड रखी हुई है और यहां से ये डिस्टेंस L है। ये रॉड इज सेट इन एंगुलर मोशन अबाउट A विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मेरे पास इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे कांस्टेंट अल्फा से हमारे पास ये रोटेट कराया जाता है, तो ये बीड भी ऐसे घूमनी शुरू करेगी। ये सिचुएशन है। जैसे ये रॉड है तो यहां से L डिस्टेंस पर ये बीड पहना दी गई है और रॉड को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया है। तो कहते हैं कि कितने टाइम के बाद ये स्लिप करना शुरू कर देगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड बीड एंड ग्रेविटी is neglected. If the coefficient of friction between the rod and bead if the coefficient of friction between the rod and bead is mu and gravity is neglected, मतलब ग्रेविटी जी को नेग्लेक्ट करना है बट ये म्यू है, इट इज मिसिंग इन स्लाइड, ये म्यू है। तो कितने समय के बाद ये घूमना अपनी जगह से स्लिप करना शुरू कर देगी। तो अगर हम इस बीड को, अब मैं पेज बदल लेता हूं कि कई बच्चों ने कहा था कि आप ब्लैंक स्लाइड से समझाया करिए। तो ये हमारे पास एंड ए फिक्स है और ये बेटा ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रॉड अल्फा से घूम रही है और L डिस्टेंस पर यहां पर बीड है। तो बेटा यहां से L डिस्टेंस पर अगर बीड है तो मेरे पास ये अगर घूम रही है तो हम क्या करते हैं कि यहां पे इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा ये मुझे पता करना है और वो आप निकाल सकते हैं। इसके रिलेटिव ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका L अल्फा चाहिए। ये ऐसे है रॉड, ये ऐसे घूम रही है तो हमारे पास इसकी भी स्पीड रॉड के साथ बढ़ रही है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा इस सर्किल पर जैसे ये घूम रही है बीड यहां पे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, कितना होगा L अल्फा होगा। लेकिन ये तो रॉड का है और इस पर एक ये बना हुआ है तो स्यूडो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये जैसे इधर है तो इधर से ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा मेरे पास बीड का मास ML अल्फा। ध्यान से देखिएगा ऐसे घूम रहा है रॉड, तो इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हुआ L अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर R अल्फा होता है, रेडियस L है तो ये
फोर्स कितना हुआ, ml अल्फा, और ये कौन देगा इसको, ये नॉर्मल रिएक्शन देगा। अब इसके अलोंग मूव करने के लिए रॉड ऐसे है, तो यहां पर मेरे को चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इधर जो फोर्स लगेगा तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन कौन देगा, ये देगा म्यू इंटू एन, और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। बस एम आर ओमेगा की जगह हमने लिख दिया अल्फा टी का स्क्वायर, और एन की जगह लिख दिया एम एल अल्फा, और यहां भी रेडियस की जगह एल लिख दिया। तो एल एम कट गया, इसको जब खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर म्यू अल्फा, एक अल्फा कट गया तो टी बराबर हो गया म्यू अपॉन अल्फा अंडर रूट। तो ये आंसर है। क्वेश्चन में ज्यादा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये सेकंड ऑप्शन है अंडर रूट म्यू अपॉन अल्फा। और सॉल्यूशन में क्या है, सोचने वाली बात है, नॉर्मल रिएक्शन टेंजेंशियल फोर्स का कंपोनेंट देगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स से बचाव के लिए फ्रिक्शन आएगा इस रॉड के अलोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा सोचने विचारने वाला क्वेश्चन है, ये सब पास्ट पीवाईक्यू कुछ रखे हैं इसमें चेंज भी नहीं किया है। सॉलिड स्फीयर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 27, एक ये सॉलिड स्फीयर है और इसमें ये कैविटी है, ये कैविटी है, ठीक है, और जस्ट सिंक्स इन दी वाटर, यानी अगर इसको वाटर में डिप कर देते हैं तो ये जस्ट सिंक करता है, यानी इसका वेट बराबर अपथ्रस्ट होगा। रेशियो ऑफ कैविटी रेडियस टू दैट ऑफ आउटर रेडियस, तो मैं मान लेता हूं कि ये आउटर रेडियस कैपिटल आर है और कैविटी की रेडियस स्मॉल आर है, तो मुझे निकालना है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक। तो बस इतनी बात समझ में आनी है। अब देखिए वेट कितना लेंगे, मटेरियल तो इतनी जगह पे ही है ना, तो वेट हो जाएगा इतनी पोर्शन का मास, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये इस स्पेस का वॉल्यूम है, इनटू डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 है, तो वाटर की डेंसिटी अगर 1 मान लेते हैं तो ये 27 है, तो ये 27 है इंटू जी बराबर बेटा जो अपथ्रस्ट आएगा, अपथ्रस्ट तो ये टोटल वॉल्यूम सबमर्ज है, अपथ्रस्ट वी डी जी होता है, डी वाटर की डेंसिटी होगी और वॉल्यूम ये पूरा वाला लिया जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, कैविटी तो अंदर है ना, वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, आउटर इस वॉल्यूम के बराबर, इंटू 1 इंटू जी। बस खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। 4/3 पाई 4/3 पाई और जी कट गया। अब मेरे पास ये बना, हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना, आर क्यूब माइनस, तो 27 आर क्यूब माइनस 27 स्मॉल आर क्यूब बराबर ओनली आर क्यूब। तो इधर ले आइए 26 आर क्यूब
बराबर 27 स्मॉल आर क्यूब, और आप स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आ जाएगा 26 की पावर 1/3 इंटू इस कैपिटल आर बराबर 3 स्मॉल आर। तो आर अपॉन आर ले जाइए तो 26 की पावर 1/3 अपॉन 3, ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन हमें मैच कर रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग पर यह क्वेश्चन था और कोई कठिन नहीं था, ज्यादा ही था। क्वेश्चन नंबर 24, एक टीनी स्फेरिकल आयल ड्रॉप है carrying a net charge q is balanced in still air with a vertical equilibrium. In uniform electric field of strength 81 पाई अपॉन 7। तो ये पहला केस है। तो अगली स्लाइड पे लेते हैं, जो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, जब से ये पूरा आया है तो इसमें लिखने की जगह नहीं होती है। तो हम लोग एक लेते हैं, ये हमारे पास आयल ड्रॉप है और इसका वेट बेटा mg नीचे लगेगा, अब थ्रस्ट ऊपर लगेगा, और आपको मालूम है कि दोनों की डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी ऑफ आयल दी गई है और एयर की डेंसिटी तो काफी इजी होती है, सिंपल होती है। तो ये लटका हुआ है, आयल की डेंसिटी ये दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, तो ऊपर फोर्स लगना चाहिए। तो यहां पर एक फोर्स लगेगा QE, यस। तो mg माइनस u बराबर QE, ये पहला इक्वेशन है, इसको देख लेंगे। इसके बाद क्या किया गया, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एंड ड्रॉप इज ऑब्जर्व टू फॉल विथ टर्मिनल वेलोसिटी दिस। ये टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी इज दिस। तो टर्मिनल वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी में इधर mg लगेगा और इधर हमारे पास u लगेगा, और साथ में 6 पाई ईटा इंटू इसकी रेडियस इंटू v, ये एक टर्मिनल वेलोसिटी वाला फोर्स लगेगा। तो मेरे पास आ जाएगा mg माइनस u बराबर इस बार 6 पाई ईटा RV लगेगा, और डेफिनेटली अब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा mg माइनस यू, और mg माइनस यू की वैल्यू ये है 6 पाई ईटा r इंटू टर्मिनल वेलोसिटी बराबर q इंटू ई। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी गई है QE, तो QE रख दो Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी दी गई है 81 पाई बाई 7, 81 पाई बाई 7 इंटू 10 टू द पावर 5। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई। अब इसके बाद इसमें बाकी सब चीजें दी हैं, विस्कोसिटी ऑफ द एयर दी है तो वैल्यू रख देंगे, और डेंसिटी ऑफ ऑयल भी दी है, तो आप सीधे सीधे इसको रख सकते हैं और विस्कस फोर्स निकाल के Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये 8 आ जाएगा।
मेन पॉइंट यही था कि ये mg माइनस यू बराबर QE आपको करना है। और अगर आपको रेडियस नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं कि चूंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है तो यू को निग्लेक्ट कर दीजिए। तो mg बराबर 6 पाई ईटा आर वी कर दीजिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ IL इंटू जी बराबर 6 पाई ईटा इंटू आर। तो इस वाली वैल्यू से आपको यस हो सकता है कुछ बच्चे अटक जाते। तो मेरे पास ये mg बराबर QE है, इस वाले एक्सप्रेशन से आपका R निकल आएगा। अब सब कुछ दिया हुआ है, ये R बराबर हो जाएगा, ये इससे R निकल आएगा, ये R की वैल्यू यहाँ पे तुम्हें रखनी पड़ेगी। अच्छा एक मिनट, टर्मिनल वेलोसिटी अगर दी है तो एक काम और भी कर सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है, ये वेलोसिटी दी है 2 इंटू 10⁻³ बराबर 2/9 अपॉन विस्कोसिटी इंटू जी और रो माइनस सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। यस, तो आर इससे भी निकल आएगा। तो बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। चलिए, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, ये भी एक्सपेरिमेंटल स्किल है, और कॉन्वेक्स लेंस है और रियल इमेज इज फॉर्म्ड ग्राफ बिटवीन यू एंड वी एंड मॉड यू। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है। तो ये वाली डिस्टेंस x है और ये वाली डिस्टेंस y है। तो x प्लस वाई मतलब मॉड u प्लस मॉड v, तो इक्वेशन में तो साइन लेके चलते हैं, लेकिन मॉड x प्लस मॉड मॉड u प्लस मॉड v का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे ये 10 है, ये 3 है, तो ये -10 होगी, ये 3 होगी साइन में, बट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई और x के बीच में ग्राफ खींचना है। तो एक फैक्ट यूज होगा बेटा कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है ना, ये हमेशा, अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4f होती है। ये एक्सपेरिमेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड का रिजल्ट है, और कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो ये वैल्यू जो होती है हमेशा 4f से ज्यादा होती है। तो यानी मॉड u प्लस मॉड v की वैल्यू कभी भी 4f से नीचे नहीं जाएगी। तो ये ग्राफ फेल हो गया, ये ग्राफ फेल हो गया। क्यों इसलिए फेल हो गया, क्योंकि यहां पे तो ये x की वैल्यू अगर बदल रही है तो ये वैल्यू और कम होती जा रही है ना, तो कम नहीं होगी, इस 4f से ज्यादा ही होगी हमेशा। और यहां पे कह रहे हैं जब x बराबर 0 है तो ये वैल्यू 4f है। तो अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, तो ये ग्राफ भी गलत हो गया। x अगर 0 है तो ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज भी यहीं बनेगी। तो उस सिचुएशन में तो मेरे पास ये गड़बड़ हो गया। तो 0 तो नहीं रखेंगे, f रखेंगे। तो f रखेंगे तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है, ये दोनों तरफ से बढ़ता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो इमेज उधर 2f पे बनेगी, ये मिनिमम डिस्टेंस है। और अगर इसको इधर f तक ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज करती रहती है। चलिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है। तो पहला काम आप ये करिए
कि इससे निकाल लीजिए वेलोसिटी बराबर, फॉर्मूला होता है c अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। या v बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू और k। तो सीधे सीधे आप पहले वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी कितनी है मैं पेपर से वैल्यू देख लेता हूं। ये शायद 4 इंटू 10⁻⁻7 है। हाँ, इक्वेशन ये है E बराबर E0 4 इंटू 10⁻⁻7x माइनस 50t। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन कितनी हुई, v बराबर ओमेगा, ये ओमेगा है, अपॉन k, और ये k है। तो 4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो 1.25 5/4 इंटू 10⁻⁻8 ये वेलोसिटी हो गई। अब मेरे पास ये जो मटेरियल है, ये मेरे पास जो मटेरियल है वो नॉन मैग्नेटिक है। तो v बराबर क्या होता है, अंडर रूट ये होती है परमिटिविटी और ये होती है मीडियम की हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो म्यू नॉट जो है वो रिलेटिव, या म्यू आर एप्सिलॉन आर इसको कर दो, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको देखिए क्या बना, अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर बराबर c अपॉन v। तो इसको 1 मान लेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना, मतलब म्यू आर बराबर 1। तो ये रिलेटिव एप्सिलॉन आर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अंडर रूट k बराबर c अपॉन v, तो 3 इंटू 10⁸ और 1.25 इंटू 10⁸, ये भी 8 ही आएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब बेटा आप स्क्वायर कर दो k बराबर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और नीचे है 1.25, तो इसका भी स्क्वायर करें तो 1.25, तो मैंने भाग ही क्यों दिया, मेरे ख्याल से चलो दे दिया है तो दे दिया। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 है और 1.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, वही पहले आ भी रहा था। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 नवैया हो गया 144, और अपॉन 25 करेंगे तो 25 को जब डिवाइड करेंगे तो 25 छक्का 150 आता है, तो 25 पंचे 125, 5.8 के करीब इसका आंसर आना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूलों का खेल है। फॉर्मूला होता है कि v बराबर c अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो म्यू आर 1 हो गया, एप्सिलॉन आर को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k कहते हैं, बराबर c अपॉन v। c होती है वैक्यूम में स्पीड
और यहां पे मैंने स्पीड निकाली थी, कितनी आई थी, ओमेगा बाई के। तो 50/4 इंटू 10⁻⁻⁷। बस बेटा यही गेम था। अब आप इससे के कैलकुलेट कर लो, 5.8 आ जाएगा। एक ही फॉर्मूले का खेल है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4×12, और ये 10⁻⁻7 है, तो ये खाली 10 बचेगा, अपॉन 50 आएगा, ये 5 आ जाएगा, और कैलकुलेट कर लेना, के की वैल्यू आ जाएगी 12/5, और 2 पॉइंट और वो 5 पॉइंट आ जाएगा। चलिए, ये फॉर्मूला भी इसमें लिखा हुआ है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया है। हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट होती है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल तो 50 है, और यहीं पे एक गेम किया गया है। कहते हैं कि जब 10 फुल रोटेशन करते हैं तो 3 mm की पिच एडवांस करती है। तो पिच की वैल्यू कई बच्चे 3/10 लिख देंगे, क्योंकि पिच होती है एक फुल रोटेशन में स्क्रू गेज के स्टड जितना बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, 10 में 3 mm बढ़ते हैं, तो एक में 3/10 mm बढ़ेंगे। लेकिन कैच यहां पे है, रैचिट है, ये बैकलेस एरर है। बैकलेस एरर जब आती है तो आप रैचिट घुमाते हो, लेकिन स्टड आगे नहीं बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि ड्यू टू दिस ओनली देयर इज सम स्लिपिंग है, मतलब रैचिट घूम जाएगा और ये स्टड आगे नहीं बढ़ेंगे, तो खाली 50% रोटेशन एडवांस कर रहे हैं। यानी ये जो डिस्टेंस बढ़ी गई है वो 10 में नहीं 5 में बढ़ी है। तो पिच हमारी 3 mm/5 आएगी। बस अब ये क्वेश्चन हो गया। तो ये 3/250 है, mm है, और इसको हम बड़े आराम से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/1000 आ जाएगा, और 12/1000 आ जाएगा तो ये 0.012 mm आएगा। ये बहुत बढ़िया इसमें फिरकी दी गई है, और बैकलेस एरर का मतलब बताया गया है। जब स्क्रू गेज पुराना हो जाता है तो ड्यू टू सम मैकेनिज्म रैचिट घूम जाता है, लेकिन स्टड आगे नहीं बढ़ते हैं, उसी का यूज किया हुआ है। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।